क्यों रहे? स्टार्ट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आरपीएस की क्लासेस पर। गाइस, हमने लास्ट क्लास में शेयर कैपिटल वाला पार्ट स्टार्ट किया था, इशू ऑफ शेयर्स वाला पार्ट। उसके हमने लीगल पार्ट्स पढ़े थे, मतलब लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सेक्शंस हैं जो शेयर कैपिटल वाले पार्ट को इंपैक्ट करते हैं, वो हमने पढ़े थे। और आगे भी कुछ और सेक्शंस आएंगे अभी हमारे पास कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, वो हम सेक्शंस पढ़ेंगे जो हमारे शेयर कैपिटल वाले पार्ट को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम शेयर कैपिटल वाला वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। जब हम एक कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें शेयर कैपिटल को कैसे बताया जाता है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, वो पार्ट आज हम करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट्स की, कंपनी की मतलब बैलेंस शीट की, तो कंपनी की बैलेंस शीट जो है उसका जो फॉर्मेट है, कंपनी की बैलेंस शीट का, कंपनीज बैलेंस शीट फॉर्मेट, वो फॉर्मेट पहले से कंपनीज एक्ट ने दे रखा है हमें। कंपनीज एक्ट ने स्केड्यूल 3 में हमें वो फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, तो हमें उसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 3, बताओ फॉर्मेट जो है, शायद मैंने लिखवाया था आपको। स्केड्यूल 1 पार्ट 3 है, सॉरी, स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो ठीक है, तो हम इसी स्केड्यूल में, जो स्केड्यूल बनाया गया है, कंपनी लॉ ने जो फॉर्मेट दिया है हमको, उसी फॉर्मेट में कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होती है। हम आज सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट में जो कैपिटल वाला पार्ट है वो सीख रहे हैं, फिर हम उसी पार्ट के आगे बाइफर्केशन करते जाएंगे, मतलब उसको डिवाइड करते जाएंगे और छोटे छोटे पार्ट्स होते जाएंगे। देखो, सबसे पहले जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट का एक सबसे बेसिक फॉर्मेट बताता हूं सबसे पहले, कि बेसिक फॉर्मेट क्या है। कंपनी की बैलेंस शीट का जो बेसिक फॉर्मेट है वो है इक्विटी एंड कैपिटल, सॉरी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। कैपिटल तो उसी का पार्ट हो जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और इसका एक सेकंड पार्ट और होता है नीचे, वो है एसेट्स। जो कि आप अगर पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनती थी, या किसी भी सोल प्रॉपर्टरी कंपनी, सोल प्रॉपर्टरी जो फर्म होती थी, उसकी बैलेंस शीट में क्या होता था, लाइबिलिटीज इस तरफ आती थी और एसेट्स इस तरफ आती थी। यहां पे आ जाते थे लाइबिलिटीज और यहां पे आ जाते थे एसेट्स। सिर्फ इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे लेने की बजाय वर्टिकली ऐसे ले लिया, सिंपल। ठीक है, मतलब वर्टिकली हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि नंबर अमाउंट इस तरह से आता है यहां पे। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट का पहला पार्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और दूसरा पार्ट है एसेट्स। ये मेन पार्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइबिलिटी होती है और एसेट्स होता है, बस। ठीक है, तो देखो, अब इस फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट में जो भी डिटेलें आ जाती हैं, बट किसी भी अमाउंट को, जैसे मान लीजिए यहां पे इक्विटी वाला पार्ट है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल, या जो पैसा ओनर्स ने लगाया, शेयर होल्डर्स ने लगाया, उस पैसे की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे जो इक्विटी वाला पार्ट है उसके लिए एक आइटम होता है, जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल। यहां पे जो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है, वो अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट किया है, हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट किया, वो अमाउंट कैसे आया है, उसके लिए बैलेंस शीट के नीचे होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट की जो डिटेल है, बैलेंस शीट एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनाई जाती है, कंसाइज फॉर्म में। समझिए आप, कंसाइज फॉर्म का मतलब है कि हम, जैसे मान लीजिए एक कंपनी रिलायंस, अब रिलायंस के जो डेटर्स हैं, लेनदार हैं, वो है मान लीजिए 1 लाख लेनदार हैं, तो आप 1 लाख लेनदारों का नाम एसेट्स में तो नहीं लिखोगे, टोटल एक ही अमाउंट लाएगा, सारे लेनदारों से जिससे आप पैसा मांगते हो वो उनका टोटल अमाउंट आ जाएगा आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एक ही अमाउंट आएगा, यहां पर लेनदारों का टोटल अमाउंट आ जाएगा एसेट साइड में, पर उनकी जो डिटेल है वो डिटेल किसमें मिलेगी, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगी। नोट्स टू अकाउंट जस्ट एक तरह से सपोर्टिव पार्ट है
बैलेंस शीट का सपोर्टिव पार्ट है जो बैलेंस शीट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जैसे ये शेयर कैपिटल का अमाउंट है, अब शेयर कैपिटल का अमाउंट ये बताएगा यहां से शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट कैसे आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, इक्विटी कितनी है, सब्सक्राइब कितनी, ये सब डिटेल यहां से ऐड होके फिर यहां पे जाएगी। तो बैलेंस शीट में हम डिटेल कभी नहीं बताते, बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड अमाउंट बताते हैं, एक अमाउंट बताते हैं बैलेंस शीट में। जैसे शेयर कैपिटल की बात करें, आज हम शेयर कैपिटल ही पढ़ने वाले हैं, तो शेयर कैपिटल की बात करें तो एक अमाउंट आता है शेयर कैपिटल का, पेड अप शेयर कैपिटल, प्रदत्त पूंजी जिसको हम कहते हैं। वो अमाउंट कहां से आया वो आपको नोट्स टू अकाउंट से पता पड़ेगा। बात समझ गए आप लोग? मतलब बैलेंस शीट दो पार्ट में बनाई जाती है, एक सपोर्टिव है और एक मेन बैलेंस शीट है, सिंपल। आप समझ गए इस चीज को, ठीक है। अभी हम इसको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ेंगे, अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में हम लोग, ठीक है। अब हम इसको लॉन्ग फॉर्म में देखेंगे, देखो कैसे। आज मैं सिर्फ एक ही पार्ट लूंगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला पार्ट, ठीक है। आज मैं सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे। अब जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं वो मैं सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के लिए बना रहा हूं, ठीक है। बैलेंस शीट में जो पहला फॉर्मेट होता है वो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये सबसे मेन हेड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सिंपल, ठीक है। ये मेन हेड होता है। देखिए अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में दो वर्ड्स हैं, इन दोनों का मीनिंग क्या है। इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल लाइबिलिटी हमारी, इंटरनल मतलब आंतरिक जो हमारा उत्तरदायित्व है। अकाउंट्स में आंतरिक उत्तरदायित्व किसको कहा जाता है? अकाउंट्स में आंतरिक उत्तरदायित्व जो ओनर ने पैसा लगाया है उसको आंतरिक उत्तरदायित्व। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, एकदम सिंपल सा होता है, आंतरिक उत्तरदायित्व किसको कहते हैं? चार ऑप्शन दे दिए आपको। ओनर ने जो पैसा लगाया, जो कैपिटल ओनर ने लगाई, वो आंतरिक उत्तरदायित्व है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। आपने पढ़ा होगा बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग करते समय हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा होगा शायद पहले। अभी क्योंकि अब हम कंपनी अकाउंट्स में आ गए, हमने बेसिक अकाउंटिंग पहले करी है, तो बेसिक अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का जो मेन मुख्य व्यापारी है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो हमेशा बिजनेस से सेपरेट माना जाता है। दे बोथ आर सेपरेट, ठीक है। इसका मतलब अगर आप अकाउंटिंग करते समय इन दोनों को सेपरेट मान रहे हो, और कंपनी के केस में तो लीगली भी सेपरेट होता है, हमने पढ़ा था। कंपनी का स्वयं का अस्तित्व है, कंपनी को किसी मेंबर से कोई लेना देना नहीं, उनका स्वयं का अस्तित्व है। तो जब कंपनी का स्वयं का अस्तित्व है तो इसका मतलब उसको मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। ओनर अलग, मेंबर अलग, बिजनेस अलग, दोनों अलग अलग है, ठीक। और अकाउंटिंग करते समय भी हम अलग मानते हैं। इसका मतलब ओनर ने जो पैसा लगाया व्यापार में, अगर आप इन दोनों को अलग अलग मान रहे हो तो ओनर ने जो पैसा व्यापार में लगाया वो पैसा व्यापार के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। आप और हम दोनों दोस्त हैं, बट पैसे के मामले में दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब आप दोस्त होते हुए भी मैंने अगर आपसे पैसे लिए तो वो पैसा मेरे लिए उत्तरदायित्व है, मेरे लिए लाइबिलिटी है। ऐसा ही यहां पे भी है। अगर अकाउंटिंग करते समय हम दोनों को अलग अलग मान रहे हैं या लीगली भी दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब जो पैसा शेयर होल्डर ने बिजनेस में लगाया वो बिजनेस के लिए क्या है? कंपनी के लिए क्या है? उत्तरदायित्व है। कौन सी? आंतरिक, इंटरनल लाइबिलिटी। हमेशा याद रखो दुनिया में आंतरिक उत्तरदायित्व का एक ही एग्जाम्पल है और उसी को आंतरिक उत्तरदायित्व कहते हैं, वो है कैपिटल, दैट्स इट। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो बाहरी उत्तरदायित्व है वो बहुत सारे हैं, खूब सारे बाहरी उत्तरदायित्व है, जैसे बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, देनदार, ये सब बाहरी है। पर आंतरिक का एक ही एग्जाम्पल है पूंजी, कैपिटल हमारी,
लॉजिक क्लियर आपका? ठीक है। अब जो आंतरिक उत्तरदायित्व है, हम जो बात कर रहे हैं आंतरिक उत्तरदायित्व की, वो इक्विटी है। नहीं, कैपिटल और पूंजी, देखो क्या होता है, कैपिटल एक फिगर है। एक बात आप हमेशा याद रखो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो ध्यान से समझना। होता है नॉर्मली कि हम कुछ एक बेसिक ऐसी चीज होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। देखो, आपने व्यापार में पैसा लगाया, व्यापार उसकी जर्नल एंट्री क्या करेगा, उसकी प्रविष्टि क्या करेगा? कैश टू कैपिटल। लॉजिक क्लियर? देखो, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमारे एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, व्यापार में पैसा आया, ये हमारा एसेट है। जो व्यापार में पैसा आया वो हमारा एसेट है, बिल्कुल परफेक्ट। पर व्यापार में पैसा आने की वजह से व्यापार का उत्तरदायित्व बढ़ गया। किसके प्रति? ओनर के प्रति, क्योंकि ओनर दोनों को आप क्या मान रहे हो? सेपरेट। तो व्यापार का उत्तरदायित्व बढ़ गया। तो व्यापार का जो उत्तरदायित्व बढ़ा, उसको भी तो बुक्स में लाना पड़ेगा, वरना डबल एंट्री सिस्टम पूरा कैसे होगा? आपके व्यापार में कैश आया, आप कैपिटल वर्ड भूल जाओ, मान लो, अभी सोचो मत। आपके व्यापार में कैश आया, ये आपका एसेट है, क्योंकि आप इससे बहुत सारी चीजें खरीद पाओगे, ये आपका एसेट है। बट इस कैश के आने के साथ साथ व्यापार में वैल्यू भी तो आई, और वो वैल्यू आपको चुकानी है। वो वैल्यू आपको चुकानी है। देखो, हमारी अकाउंटिंग में दो मुख्य स्तंभ होते हैं, दो मुख्य पिलर्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग में। हमारी अकाउंटिंग में दो मुख्य स्तंभ है, एक है फंड और एक है कैश। कैश का मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं, आपका एसेट है, करेंसी। फंड का मतलब होता है वैल्यू। तो आपके व्यापार में कैश के आने के साथ साथ एक वैल्यू भी आई, और उस वैल्यू को चुकाना आपको उस वैल्यू को चुकाना भी है। तो वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है? कैपिटल है, और आपको ये वैल्यू वापस चुकानी है, तभी आपका डबल एंट्री सिस्टम पूरा हो रहा है। तो कैपिटल जो है, जो कैपिटल वर्ड है, वो एक वैल्यू है, वो सिर्फ एक मैथमेटिकल फिगर है। आप समझ गए बात को? कैपिटल इज नॉट समथिंग, कैपिटल ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको दिख रही है। इट्स अ वैल्यू दैट इज कमिंग इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश। मेरी बात समझ गए आप लोग, मैं क्या बोला इंग्लिश में? इट्स अ वैल्यू। हाँ एग्जैक्टली exactly. ये भी अगर मिसकंसेप्शन है, ये भी क्लियर करता हूं। इफ यू आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो एकल हमारा बिजनेस होता है, उसमें वर्ड हम यूज लेते हैं कैपिटल, सिंपल वर्ड कैपिटल, जैसे मैंने यहां पे एंट्री करी कैपिटल। एंड इफ यू आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, you use the word of partners capital. A is capital, B is capital, C is capital. That's it. But if you are doing the accounting of company, you are using the word share capital. All the things are same. The words are अलग अलग. Different words are there. Simple. मेरा नाम ऑफिस में अमित है, घर पे सोनू है, हूं तो मैं एक ही ना। सिंपल बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो कैश आया व्यापार में, कैश के आने के साथ एक उत्तरदायित्व तो बढ़ा, तभी ये डबल एंट्री सिस्टम पूरा होगा। अगर आप इस एंट्री में सिर्फ कैश को ही मानोगे ना, तो डबल एंट्री सिस्टम पूरा नहीं होगा आपका। लॉजिक समझ में आ गया आपको? तो कैपिटल कोई चीज नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज हर्डल है, तो आप ये हमेशा याद रखो, कैपिटल एक वैल्यू है, एक फिगर है, एक मैथमेटिकल फिगर है, 1 2 3 4, दैट्स इट। ठीक है, और जितनी कैपिटल बढ़ी उतना कैश आया। समझ में आ गया आपको बात? परफेक्ट। ये डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कैपिटल को उत्तरदायित्व मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं। कैश को अगर एसेट मान रहे हैं, तो ये उत्तरदायित्व है, जितना कैश आया उतना उत्तरदायित्व, मतलब आपका इक्वेशन मैच हो गया। इक्वेशन मैच हो गया, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, इक्वेशन मैच हो गया आपका। ठीक है, लॉजिक क्लियर? समझ में आ गया? चलो, नहीं इस पे करना है मुझे। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। आपको फंड और कैश का डिफरेंस भी समझ में आया? अकाउंटिंग में फंड
मतलब वैल्यू होता है, और कैश माने सिंपल करेंसी। और एक एक चीज और समझाता हूं, व्यापार में अगर कैश आया तो आप इसको कैश मत देखो, आप इसको समझो कि व्यापार में वैल्यू आई है। किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। वेरी गुड। आपने कैश पे किया तो आपके व्यापार से एक वैल्यू चली गई, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। अच्छा, इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक ओनर, एक व्यापारी अपने बिजनेस में फर्नीचर लेके आया घर से। वेरी गुड। आई तो कैपिटल, पर किस फॉर्म में? फर्नीचर के फॉर्म में। बात समझ गए? इसका मतलब आपके व्यापार में कैश आए, आपके व्यापार में फर्नीचर आए, आपके व्यापार में व्हीकल आए, आपके व्यापार में मशीनरी आए, कुछ भी आए, वो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। अल्टीमेटली आपके व्यापार में क्या आ रहा है? वैल्यू, जिसको आप हमेशा लिखते हो अमाउंट। आप समझना, आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो आप अकाउंटिंग करते समय जब भी आपके सामने वर्ड अमाउंट आता है ना, तो अमाउंट को आप कैश में समझो कभी भी। अमाउंट एक कॉमन वर्ड है, इट्स अ कॉमन वर्ब। अमाउंट एक कॉमन नाउन है, सॉरी, इट्स एन कॉमन नाउन विच इज यूज फॉर एनीथिंग। क्या आपका जो फर्नीचर है उसका कोई अमाउंट नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? तो आपके व्यापार में फर्नीचर आया, वो भी अमाउंट है। आपके व्यापार में कैश आया, वो भी अमाउंट है। और आपके व्यापार में मशीन आई, सब अमाउंट है, सब वैल्यू है। और आपके व्यापार में लॉस हुआ, वो भी वैल्यू है। अच्छा, लॉस का कोई लॉस दिखता है आपको? लॉस इज इनविजिबल और विजिबल? इनविजिबल है लॉस, यू कैनॉट सी द लॉस, बट देयर इज लॉस। लॉस होने का मतलब है आपके व्यापार की वैल्यू कम हो गई, आपके व्यापार में से वैल्यू कम हो गई, दैट इज लॉस। प्रॉफिट के केस में भी ऐसे ही, आप प्रॉफिट को देख नहीं सकते आप, क्योंकि देखो, प्रॉफिट को आप क्यों नहीं देख सकते? प्रॉफिट इज जस्ट अ फिगर ओनली। प्रॉफिट भी फिगर है, कैसे देखो? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू रमेश। दोनों ट्रांजेक्शन में क्या फर्क है बताओ? एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, वेरी गुड, और एक कैश ट्रांजेक्शन है। आपने माल बेचा, बताओ, सिर्फ कैश आया, कैश में बेचा, उसी में आपने मुनाफा कमाया? मुनाफा तो दोनों में कमाया। आपने रमेश को माल बेचा उधार में तो भी मुनाफा कमाया, आपने कैश में माल बेचा तो भी मुनाफा कमाया। इसका अर्थ यह आया कि मुनाफा, प्रॉफिट, कैश आएगा जब नहीं होगा, कैश नहीं आया तब भी प्रॉफिट हो रहा आपको, रमेश को माल बेचा तब भी प्रॉफिट हो रहा आपको। सो प्रॉफिट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फिगर, इट्स नॉट अ कैश। बात समझ में आ रही है? तो जो बच्चा अकाउंट्स का अगर ये सोचता है कि कैश और प्रॉफिट सेम चीज है, उसको अकाउंटिंग नहीं आती है। कैश एक अलग चीज है, कैश इज जस्ट अ करेंसी, इट्स एन असेट, बट प्रॉफिट इज अ फिगर, इट्स अ वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपको? लॉस भी एक वैल्यू है। अगर आपके व्यापार की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट, और आपके व्यापार की वैल्यू घट गई तो लॉस, दैट्स इट। बट दे आर द फिगर्स ओनली, दे आर नथिंग एल्स। लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को? लॉजिक क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। आपने राइट टाइम पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस क्लास को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इस क्लास के देखने से आपके जो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर क्लियर होंगे। क्योंकि जो हमारा डिस्कशन रहा ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का मतलब है इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, ओनर जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया वो मैंने आपको क्या सिखाया? फंड एक अलग चीज होती है, कैश एक अलग चीज होती है। कैपिटल को आपने क्या माना? कैश या फंड? कैपिटल को, कैपिटल इज अ फंड, कैपिटल से वैल्यू, इसीलिए इसका नाम क्या देखो, शेयर होल्डर्स फंड। मैंने शेयर होल्डर्स कैश नहीं लिखा, व्यापार उन्होंने कैश दिया होगा, बट मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैश नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? शेयर होल्डर्स फंड। तो कैपिटल इज जस्ट अ फंड, इट्स अ वैल्यू। लॉजिक क्लियर? ठीक है, तो इसका पहला नाम है इक्विटी।
दूसरा नाम है शेयर होल्डर्स फंड, इसका तीसरा नाम है नेट वर्थ, व्यापार की नेट वर्थ। ठीक है, कैसे देखो, नेट वर्थ का एग्जांपल देता हूं मैं। आज शेयर मार्केट गिरा, आज पर्टिकुलर आज वास्तव में शेयर मार्केट 1500 पॉइंट गिरा आज, तो इसका मतलब जिन शेयर्स का भाव बढ़ा हुआ था उनकी आज वैल्यू गिर गई। तो अगर आज शेयर मार्केट रिलायंस की 70-80 रुपए रिलायंस गिरा, तो रिलायंस के 70-80 रुपए गिरने से मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कम हुई आज। तो जो शेयर का भाव है, जो शेयर का प्राइस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्थ। मतलब जो ओनर ने पैसा लगाया वो नेटवर्थ है। तो हमारे यहां पे नेटवर्थ को बाजार में खेला जाता है, तो नेटवर्थ कम भी होती है और नेटवर्थ बढ़ती भी है, पर बाजार के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से नहीं, बाजार के हिसाब से। इसीलिए हम कह रहे हैं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ आज कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि शेयर्स का भाव कम हो गया, और शेयर क्या है, कैपिटल। लॉजिक समझ में आ गया आपको? तो इसका दूसरा नाम है नेटवर्थ। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो गया नेटवर्थ। अब देखो, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ, और इसका चौथा नाम है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, ये इसका चौथा नाम है। सॉरी, क्लियर? ये चार नाम हो गए, इक्विटी बोलो आप, शेयर होल्डर्स फंड बोलो, नेटवर्थ बोलो, या ओनर्स इक्विटी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा फॉर्मेट है, अब हम फॉर्मेट पे आते हैं कि हम किस तरह से फॉर्मेट को बना रहे हैं, इसको समझते हैं। फर्स्ट मेन हेड हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके सबसे पहले इक्विटी की बात करें हम। इक्विटी को हम कहते हैं, अभी मैंने लिखा था शेयर होल्डर्स फंड, तो यहां पे भी लिखा जाता है शेयर होल्डर्स फंड, यहां पे भी लिखा गया शेयर होल्डर्स फंड। अब ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड सेम है, ये दोनों वर्ड सेम है, पर मेन हेड को बताने के लिए वर्ड क्या यूज में लिया गया, इक्विटी, और उसका जो सब हेड है, उसके सब हेड को बताने के लिए वर्ड कौन सा लिया गया, शेयर होल्डर्स फंड। दोनों एक ही चीज है, पर दोनों का अलग अलग लेवल पे लिया गया। लॉजिक क्लियर? पर एक ही चीज है। ठीक, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड में जो सबसे पहला आइटम है वो क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक है दोस्तों, ये पहला आइटम है शेयर कैपिटल। इसका दूसरा आइटम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको हम संचय और अधिशेष कहते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, संचय और अधिशेष। ठीक है, और इसका तीसरा आइटम है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को टोटल कर देते हैं, तो इन तीनों का अमाउंट को मिला के बन जाता है शेयर होल्डर्स फंड। ये भी समझ में आ गया आपको? हमारा मुख्य उद्देश्य इसको पढ़ना है, बट मैं पहले इन दोनों को पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये छोटे पार्ट्स हैं, जल्दी समझ में आ जाएंगे हमको। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसको मैं सही से लिख देता हूं, मैं बता रहा हूं, वही आपको समझा रहा हूं कि क्या चीज है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, देखो आपने मान लीजिए रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदे। रिलायंस ने बोला कि हम आपको 10 शेयर की बजाय 10 शेयर्स को कंबाइन करके हम आपको एक वारंट दे दें, चलेगा? आपने बोला मेरे को क्या दिक्कत है, एक वारंट दे दो, मैं बेचूंगा तो 10 ही एक साथ बेचूंगा। और मान लो अगर मुझे टुकड़ों में बेचना पड़ा, कंपनी ने बोला अगर आपको 10 शेयर में से 5 बेचने, तो हम आपको शेयर वारंट को क्रैक करके 5 बेच देना, आप 5 रख लेना शेयर्स आपके पास। कुछ नहीं है, शेयर्स को कंबाइन और कंसोलिडेट करके एक वारंट बना दिया। तो शेयर वारंट भी बाजार में चलता है। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है तो कैपिटल का पार्ट है, इट्स अ कैपिटल। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो है वो कैपिटल का पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ऐड करके रखेंगे। ये समझ में आ गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या है? ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, संचय और अधिशेष, सारे के सारे।
रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो किस नाम से हो सकता है? जनरल रिजर्व, आप जानते होंगे जनरल रिजर्व पढ़ा होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है। कैपिटल रिजर्व, जब भी शेयर्स को फोरफिट किया जाता है तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व हो गया। CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मतलब जितने भी कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसका पार्ट है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। वो सारा किसका पार्ट है? वो सारा का सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। अब देखो, आप बोलेंगे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब आप सर प्रॉफिट ही बता रहे हो, आप यही बोलेंगे कि सर रिजर्व्स का मतलब प्रॉफिट ही बता रहे हो, बट प्रॉफिट के साथ साथ अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है कंपनी की बैलेंस शीट में। मैं इससे पहले आपको पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बताता हूं। देखो, आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट होती है, ये पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है। इसमें कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में होता है और कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में होता है। अगर पार्टनरशिप की बैलेंस शीट की बात करें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर लाइबिलिटी साइड में है तो इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। बात क्लियर? लाइबिलिटी की रेंज क्या होती है? लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अच्छा, अगर मान लीजिए असेट, असेट की बात करते हैं, अगर पीएनएल का बैलेंस असेट साइड में पड़ा है तो पीएनएल का बैलेंस डेबिट है। डेबिट मतलब लॉस। कैसे? देखो, आप अकाउंटिंग का नॉमिनल रूल, अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो। नॉमिनल का रूल था ना, रियल पर्सनल नॉमिनल। नॉमिनल का रूल याद है आप लोगों को? वेरी गुड। जितने भी लॉसेज हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपको लॉस ज्यादा हुआ तो बैलेंस डेबिट ही आएगा, क्योंकि आपने डेबिट किया तो लॉस का बैलेंस डेबिट है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट होता है। तो लॉस का बैलेंस भी डेबिट है, एसेट का बैलेंस भी डेबिट है, इसलिए आपने क्या किया? उस एक्यूमुलेटेड लॉस को एसेट साइड में पुट कर दिया। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि आप रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है, तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट आपने क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी के साथ पुट कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट है। दोनों का बैलेंस सेम है, इसलिए आपने इसको यहां पे पुट कर दिया। लॉजिक क्लियर? पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में दोनों को अलग अलग रख पाए, क्योंकि पार्टनरशिप कहता है, पार्टनरशिप कंपनी कहता है कि अगर लॉस है तो आप असेट साइड में नहीं रखोगे। कंपनी लॉ ने मना कर दिया, अगर आपको लॉस है तो यहीं पे बताना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, यहां पे आपने प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग रखा, बट कंपनी में आप ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी में आपको क्या करना है? कंपनी में आपको लॉसेज अगर हैं, आपकी बैलेंस शीट में मान लो लॉस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, तो लॉस का बैलेंस भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ही रखना पड़ेगा, पर किस फॉर्म में? ब्रैकेट लगा के, मतलब माइनस करके बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 5 लाख है, ये 5 लाख है, मान लीजिए ये भी 5 लाख है, 5 5 15, ये 5 लाख है, 20 लाख हो गया। ये 2 लाख है, तो 20 में से 2 गया, 18 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18 लाख। कैसे आया? ये 2 लाख माइनस करने के बाद आया, क्योंकि ये 2 लाख का नेगेटिव बैलेंस है, ये लॉस है आपका। तो कंपनी के केस में रिजर्व एंड सरप्लस में संचय और अधिशेष आते हैं और लॉसेस भी इसी में आते हैं, माइनस करके बता देते हैं हम लोग, नेट ऑफ करके बता देते हैं। आई होप यू क्लियर, इट इज क्लियर। लॉजिक क्लियर है आपको? मैंने क्या समझाया? लॉसेस भी यहीं पे बताने हैं और प्रॉफिट भी, सबको साथ में मिक्सअप करके एक नेट अमाउंट करके ये बताना आपको। तो आपके दो टॉपिक हो गए, दो पार्ट हो गए। एक तो हमने पढ़ा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और एक हमने पढ़ा रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉजिक क्लियर? अब जो हमारा मेन पार्ट है हम उस पे आ रहे हैं, शेयर कैपिटल पे। ये शेयर कैपिटल का अमाउंट कहां से आता है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ये मेन है, ये पैसा, ये अमाउंट कहां से आ रहा है? ये पेड अप कैपिटल, ये कैसे बन रही है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसको देखो, हाँ देखो, जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो कैसे बना, इसके बारे में समझते हैं। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है। देखो, अच्छा एक चीज मैं पहले बता देता हूं, यहां पे एक कॉलम और होता है, एक छोटा सा हम कॉलम बनाते हैं,
ये तो अमाउंट आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलम होता है, ये होता है नोट नंबर। शेयर कैपिटल का मान लो है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 मतलब आप नोट्स अकाउंट में जाओगे, वहां पे एक नंबर वाला जो डिटेल है वो अमाउंट यहां से आया है, ये अमाउंट वहां से आ रहा है एक नंबर से। एग्जैक्टली क्रॉस 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 चेकिंग के लिए कि ये नोट नंबर का कॉलम क्यों बनाया बैलेंस शीट में। नोट नंबर का कॉलम इसलिए बनाया क्योंकि सारे आइटम के डिटेल्स है, जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अब इतने सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां से पता लगेंगे आपको, ये अमाउंट कहां से आया, कहां से पता लगेगा, नोट नंबर 2 से पता लगेगा। तो नोट्स अकाउंट में जाओ, नोट नंबर 2 पे देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल मिल जाएगी, इस अमाउंट की डिटेल मिल जाएगी आपको। लॉजिक समझ गए आप लोग, मेरी बात समझ गए अच्छे से, क्रॉस क्रॉस चेक के लिए, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं नोट्स अकाउंट्स के। हम सबसे पहले नोट्स अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट्स। शेयर कैपिटल का नोट नंबर क्या था, 1, हमने डाला था 1 वहां पे बैलेंस शीट में। तो नोट नंबर 1 में, यहां पे नोट नंबर 1 पे लिखोगे आप शेयर कैपिटल, क्रॉस चेक हो गया। जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है नोट नंबर 1 से, परफेक्ट। अब डिटेल नीचे आ जाएगी सारी। अब हमने क्या किया देखो, सबसे पहला शेयर कैपिटल की डिटेल्स के लिए शेयर कैपिटल को बाइफरकेट किया। कैसे बाइफरकेट किया, अलग अलग बनाया। बाइफरकेशन समझ गया, बाइफरकेशन मतलब, ठीक है। देखो, सबसे पहला पार्ट होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, इसका मतलब होता है आरओसी ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अपने पढ़ा था। कंपनी कौन बनाता है, हमको कंपनी कौन बना के देता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी ने हमें एक लिमिट दी है। हमने बोला कि यार हमें पेट्रोलियम रिफाइनरी बनानी है, हमने बोला हमें 20,000 करोड़ की जरूरत है। आरओसी बोलेगा पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने के लिए 20,000 करोड़ की जरूरत नहीं है, 10,000 करोड़ में पेट्रोलियम रिफाइनरी बन सकती है। तो आरओसी ने हमें मैक्सिमम परमिशन कितनी दी, 10,000 करोड़ फॉर एग्जाम्पल है। जो टोटल परमिशन है, नेट लिमिट है, इससे आगे आप नहीं जा सकते, वो है आपके ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का नाम है, ऑथोराइज मतलब परमिटेड, कितनी परमिशन मिली आपको। आपके घर वालों ने बोला कि कोचिंग जाओगे आरपीएससी अड्डा, और आरपीएससी अड्डा से सीधा घर आओगे, इधर उधर घूमोगे नहीं। आपको कितनी लिमिट मिली, घर से आरपीएससी अड्डा और आरपीएससी अड्डा से वापस घर, दैट्स इट, ये लिमिट है आपकी। वैसे ही ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब है ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, आप बाजार से इतनी कैपिटल रेज कर सकते हो। बाजार से रेज करो, प्रमोटर कंपनी में लगाएं, वेंडर से आपने कोई चीज खरीदी उसको शेयर कैपिटल इशू करें, आपके एम्प्लॉयज को शेयर कैपिटल इशू करें, आप कुछ भी करें, मैक्सिमम शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी हो सकती है, जितनी ऑथोराइज की है आरओसी ने, दैट्स इट। ये लॉजिक समझ गए आप, समझ में आ गया। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में, इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। जो लोग लेक्चर देख रहे हैं वो भी लिख लें साथ में, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, या इसका दूसरा नाम है एक और नॉमिनल शेयर कैपिटल। नॉमिनल शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल, ठीक है, यहां तक लॉजिक क्लियर। अब देखो, अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो ऑथोराइज किया हमें 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। आरओसी ने बोला कि आप बाजार से या कहीं से भी आप शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी रेज कर सकते हो, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 वाले। फेस वैल्यू कितनी, अंकित मूल्य कितना, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ₹10, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सिंपल। इतनी टोटल कैपिटल आप बाजार से रेज कर सकते हो, या टोटल आपकी इतनी कैपिटल हो सकती है। तो कितनी हो गई दोस्तों, ये हो गया 10 लाख और ये हो गया 5 लाख। मतलब इस कंपनी में टोटल कैपिटल हो सकती है 15 लाख। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, जब भी नोट्स अकाउंट बनाए जाते हैं
हमारे पास जब क्वेश्चन भी आता है नॉर्मली तो नोट्स टू अकाउंट्स को ऊपर लिख देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स इस तरह से। आपके एमसीक्यूज में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर नॉलेज नोट्स टू अकाउंट्स लिखा जाता है। तो आपका एक एमसीक्यू पार्ट क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ द शेयर कैपिटल, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ द शेयर कैपिटल इज द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। चार ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। सिंपल, ये क्लियर। ये हो गया हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब देखो, कंपनी बाजार से या कहीं से 15 लाख रुपए रेज कर सकती है, पर आज कंपनी को जरूरत ही नहीं है। ये तो कंपनी के लाइफ टाइम में कंपनी 15 लाख रुपए रेज कर सकती है, पर आज कंपनी को इतने पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ये पैसा रेज नहीं करेगी, जरूरत पड़ेगी तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इसका मतलब ये जो कैपिटल है सिर्फ प्रेजेंटेबल कैपिटल है। हम शेयर होल्डर को बताना चाह रहे हैं या इन्वेस्टर को बताना चाह रहे हैं कि ये कैपिटल मैक्सिमम है। ये कैपिटल क्या बैलेंस शीट के टोटल में आएगी? ये कैपिटल बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगी। जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसकी ये जो टोटल है, इसमें कौन सी कैपिटल आएगी? पेड अप कैपिटल। उसमें सिर्फ आएगी पेड अप कैपिटल। अभी पेड अप कैपिटल निकालना सीखेंगे हम लोग, पेड अप कैपिटल कैसे आएगी। पर जो टोटलिंग होती है बैलेंस शीट टोटल, उसमें कौन सी कैपिटल आती है? बैलेंस शीट टोटल में पेड अप कैपिटल आती है। यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। ऑथराइज हो गई। कंपनी को इतनी शेयर कैपिटल रेज करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने सोचा इतने शेयर्स अभी रेज नहीं कर सकते, अभी हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो कंपनी थोड़ा कम पैसा रेज करने का सोच रही है बाजार से। कंपनी जितना पैसा रेज करने का सोच रही है उसको हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। लॉजिक क्लियर? ठीक है, दैट कैपिटल इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी जितना बाजार से रेज करने का सोच रही है उसको हम कह रहे हैं इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, सेकंड पार्ट है इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी ने सोचा 50,000 इक्विटी शेयर्स रेज करते हैं बाजार से। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और फिर कंपनी ने सोचा कि 30,000 इक्विटी 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स रेज करते हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी ने टोटल सोचा बाजार से कितना रेज करने का? 5 लाख, और ये हो गया 3 लाख। टोटल कंपनी ने सोचा बाजार से हम 8 लाख रुपए रेज करेंगे, अभी हमें इतनी ही जरूरत है, इतने ही रेज करेंगे। ये क्लियर? क्या ये टोटल में आएगा? इशूड शेयर कैपिटल भी टोटल में नहीं आएगा। बैलेंस शीट की टोटल में पेड अप कैपिटल आएगी, वो अब निकलेगी। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब है कंपनी ने इतना रेज करने का सोचा। किया तो होगा, कितना किया वो आगे देखेंगे, बट कंपनी ने सोचा। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना कंपनी ने सोचा क्या पूरे पैसे आ गए बाजार से? हो सकता है किसी शेयर होल्डर ने पैसे दिए ही ना हो, तो इसको हम पेड अप कैसे मान सकते हैं? लॉजिक क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये जो शेयर कैपिटल है ये इशूड शेयर कैपिटल है। देखो इन दोनों के नीचे दो लाइन लगाई है मैंने। 2 लाइन इसलिए लगाई जाती है कि ये टोटल में कभी नहीं आती, इसलिए दो लाइन लगा के छोड़ देते हैं यहाँ पे। लॉजिक क्लियर? समझ में आ गई आपको बात अच्छे से? ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं अब। ये हमारी मेन कैपिटल है सब्सक्राइब। ठीक है, अब इसमें 2 हेड है, एक तो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। मैं दोनों हेड्स को अलग अलग समझाता हूं, फिर अमाउंट बाद में यहां लिख देंगे। थर्ड पेज पे मैं आपको दोनों हेड्स अलग अलग समझाता हूं। सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड
फुल्ली पेड अप, और एक है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं। अभी आप बना भी लेना बाद में। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप बनाना अपनी बुक्स में। जो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी बाद में इसको अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे पढ़ते समय। इससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, है ना। और बहुत बार इसी में से क्वेश्चन आता है, बहुत बार। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप और फुल्ली पेड अप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो अब कैसे। पिछले वाले पार्ट में हमने क्या सीखा था? कंपनी शेयर कैपिटल कितना इशू करना चाहती है? 50,000। इक्विटी की बात करते हैं पहले, है ना। कंपनी ने सोचा है कि इक्विटी शेयर्स इशू करने 50,000, 10 रुपए वाले। कंपनी ने पूरा पैसा मंगवा लिया, 10 का 10 पूरा मंगवा लिया। ठीक है, कंपनी का कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 50,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपए पूरे मंगवाए, पूरे 10 रुपए मंगवा लिए गए 50,000 इक्विटी शेयर्स पे। लॉजिक क्लियर? 1,000 इक्विटी शेयर वाला एक व्यक्ति था जिसने पूरे 10 रुपए नहीं भेजे। ठीक है, एक ऐसा शेयर होल्डर था जो 1,000 शेयर्स इशू किए गए थे उसको, उसने 2 रुपए कम भेजे हमें। ठीक है, मतलब 50,000 में से 49,000 इक्विटी शेयर्स ऐसे थे जिन पे हमें पूरे 10 रुपए आ गए, पूरे 10 रुपए आ गए। ठीक है, 1,000 इक्विटी शेयर वाला ऐसा व्यक्ति था जिसके हमारे पास सिर्फ कितने रुपए आए? 8 रुपए आए। लॉजिक क्लियर? अब देखो, इसमें और इसमें यही फर्क है। इसका मतलब क्या है समझना। इसका मतलब है फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मंगवा लिया। फुल्ली का मतलब है फुल फेस वैल्यू, फुल्ली का मतलब है फुल फेस वैल्यू, फुल फेस वैल्यू, पूरा 10 का 10 रुपए मंगवा लिए, फुल्ली कॉल्ड अप। एंड क्यों लगाया? दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एंड आई होप इट इज क्लियर। फुल्ली कॉल्ड अप, कंपनी का 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 10 रुपए मंगवा लिए और शेयर होल्डर ने भी 10 के 10 पूरे बेच दिए। तो फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप, अगर कंडीशन इन दोनों, ये दोनों एंड माने दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आ जाएगी। इनमें से कौन से शेयर आएंगे? ऊपर वाले या नीचे वाले? फुल्ली पेड अप में ऊपर वाले आएंगे, क्योंकि 49,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा मंगवाया और पूरा दे भी दिया ईमानदारी से। ठीक है, तो पहला आ जाएगा हमारा पास 49,000 इक्विटी शेयर्स फोर्टी 49,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक, टोटल लिख देता हूं यहां पे 4,90,000। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं नॉट फुली पेड अप की। इसमें वो शेयर्स आएंगे, पहला केस ध्यान से सुनना, पहला केस जिन शेयर्स पे पूरा पैसा मंगवाया गया पर पूरा पैसा नहीं आया, एक तो ये आएगा। दूसरा, इसमें वो शेयर्स आएंगे जिन शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मंगवाया गया। अभी हम पढ़ेंगे 1,000 वाले कौन से शेयर्स हैं? जिन पे हमने पूरा पैसा मंगवाया परंतु पूरा पैसा नहीं आया, इसलिए वो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। लॉजिक क्लियर? अभी इसको हम रिवाइज करेंगे वापस। तो 1,000, अब लिखेंगे कैसे? देखो, लिखेंगे ऐसे 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। इसने कितने रुपए दिए? 8 रुपए दिए। तो कितने रुपए आया टोटल? 1,000 इंटू 8, टोटल आया 8,000 रुपए। 8,000 प्राप्त हुए, पेड अप अमाउंट 8,000। सिंपल, पहला केस क्लियर है आप लोगों को? पूरा पैसा मंगाया, पूरा आ गया,
पूरा पैसा मंगाया, पूरा नहीं आया। लॉजिक क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वापिस हम बैलेंस शीट पे आते हैं। सॉरी, देखो अब हमने कितना इशू करने का सोचा प्रेफरेंस शेयर्स, हमने 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने का सोचा, इशूड में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। इन 30,000 में से हमने क्या किया, 15,000 इक्विटी शेयर्स पे तो पूरे 10 रुपए मंगवाए, हमको 10 की जरूरत थी, हमने पूरे 10 मंगवा लिए। और बचे हुए 15,000 इक्विटी शेयर्स पे हमने सिर्फ कितने रुपए मंगवाए, 5 रुपए। हमारी मर्जी, तुमसे तुम 5 रुपए दोगे, तुम 10 रुपए दोगे, हमारी मर्जी। वैसे तो क्या होता है नॉर्मली, वैसे मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है। कंपनी लॉ कहता है अगर एक ही कैटेगरी के शेयर्स हैं, सेम कैटेगरी के अगर शेयर्स हैं, तो सेम कैटेगरी के शेयर्स पे आपको पैसा बराबर मंगवाना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ये कंपनी लॉ कहता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। सेम कैटेगरी के शेयर्स पे आपको सेम अमाउंट मंगवाना है, भेदभाव नहीं करना है। बट मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसा ले लिया यहाँ पे। लॉजिक क्लियर, ठीक है। मेरी बात भी समझ में आ गई कंपनी लॉ के हिसाब से, ठीक है। देखो तो देखो, जिन 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे पूरा पैसा मंगवाया और उन लोगों ने पूरा पैसा दे भी दिया, वो किस में आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनसे पूरा पैसा मंगवाया 10 रुपए और पूरा 10 रुपए आ भी गया। लॉजिक क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। पूरा पैसा आ चुका है, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1,50,000। ये लॉजिक क्लियर, डन, ठीक है। अच्छा, ये जो 15,000 है, ये 10 रुपए की फेस वैल्यू के, हमने 5 रुपए मंगवाए, शेयर होल्डर की कोई गलती नहीं है, हमने तो 5 ही मंगवाया तो 5 ही भेजेगा, ये इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इनका पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं हमने। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। यहां पे लिखेंगे ₹5 कॉल्ड अप, ठीक है। ये हो जाएगा 75,000, ये 75,000 हो गया। लॉजिक क्लियर। देखो फुल्ली पेडअप कितने हो गए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेडअप 6,40,000, डन। और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेडअप कितने हो गए, 75 और 8 83, 83,000। यहां पे लिख देता हूं, नॉट फुल्ली पेडअप हो गया टोटल अमाउंट 83,000, ठीक है। ये क्लियर, आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो नॉट फुल्ली पेडअप की कैटेगरी में दो है, ये रिवाइज कर रहे हैं हम लोग वापस। नॉट फुल्ली पेडअप की कैटेगरी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा पैसा मंगवाया पूरा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें पहला केस क्या है, पूरा पैसा मंगवाया, इसमें पहला केस है पूरा पैसा मंगवाया पर शेयर होल्डर ने पूरा पैसा नहीं दिया, पहला केस। दूसरा केस, हमने फेस वैल्यू का पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं, तो दोनों केसेस नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे। लॉजिक क्लियर। अब हम इन दोनों के प्रेजेंटेशन पीछे बैलेंस शीट में जाके, नोट्स अकाउंट में जाके करते हैं, ठीक है। नोट्स अकाउंट में आ जाते हैं हम लोग। ये है 6,40,000 और ये है 83,000, ठीक है। ये नोट्स अकाउंट से सब्सक्राइब कैपिटल का क्लॉज, ये सब्सक्राइब में पहला लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। देखो वैसे तो मुझे शेयर्स भी लिखने चाहिए पर जगह कम है, मैंने पीछे बता दिया इसीलिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें कितना था, 6,40,000, ठीक है। और एक था सेकंड हमारा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, वो था 83,000। टोटल कितना हो गया, 3,000, 3, 8 और 4 12, 7,23,000। इसको ऐसे लिखेंगे 7,23,000, ये टोटल आ जाएगा। लॉजिक क्लियर। अब जब हम बैलेंस शीट बना रहे, ये तो हो गया नोट्स टू अकाउंट्स। अब बैलेंस शीट जो हमने पीछे बनाई थी, उस बैलेंस शीट में ना तो ये अमाउंट जाएगा, ना बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाएगा। टोटल पेड अप अमाउंट कितना है,
7,23,000। तो ये वाला अमाउंट हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। देखो यहां पे अमाउंट डालना मैं पेडअप, पेडअप मैंने सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा शेयर कैपिटल में आ जाएगा 7,23,000। ये शेयर कैपिटल का क्लॉज पूरा हुआ। और रिजर्व एंड सरप्लस का मान लीजिए 2 लाख है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का आ जाएगा 2 लाख। मान लीजिए शेयर वारंट से 3 लाख के, ये 3 लाख लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। टोटल अमाउंट हो गया 23,000। और कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 और 2 12, 12,23,000 शेयर होल्डर्स फंड हो गया, इक्विटी का पार्ट आ गया 12,23,000। ये हमारी बैलेंस शीट है। इसके पीछे हमने नोट्स अकाउंट बनाए। नोट्स अकाउंट से ये अमाउंट आता है, नोट नंबर 1 से आया ये अमाउंट, पता लग जाएगा। अब जैसे कोई आदमी नोट नंबर 1 में गया तो ये नोट नंबर 1 बना हुआ है, ठीक है। इस नोट नंबर 1 में देखिएगा वो कि 7,23,000 का अमाउंट आ रहा है, ये वहां पे मैच हो गया। लॉजिक क्लियर, समझ में आ गई। शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज की जो क्लास ये हमारी रही, ये शेयर कैपिटल की वाली बात रही कि हमने किस तरह से शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे की क्लासेस में, ये तो हमारा सिर्फ प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम ये जो फेस वैल्यू वाला पार्ट है इस पे वर्कआउट करेंगे कि फेस वैल्यू के बाइफर्केशन कैसे होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर आपको। इसमें अब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो हम प्रैक्टिस वाले पार्ट में सीखेंगे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। ऑथोराइज किसको कहते हैं, इशूड किसको कहते हैं, या सब्सक्राइब हम किसको कहते हैं, ये सारे बेसिक्स हम नेक्स्ट जो जब एमसीक्यूज बनेंगे तो सारे एमसीक्यूज वाले पार्ट में और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअल में क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए 2 शेयर्स हैं, एक शेयर है फुल्ली पेडअप और एक शेयर है 5 रुपए वाला पार्टली पेडअप है एक शेयर, ठीक है। डिविडेंड आपने जितना पैसा दिया उसके हिसाब से, जैसे मान लो कंपनी ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो जो फुल्ली पेडअप है उसको 10 का 20% मिलेगा, और जो पार्टली पेडअप है उसको इसका 20% मिलेगा। जो जितना अमाउंट लगाएगा उसको उसी हिसाब से मिलेगा। नहीं, इसमें गलती और सही का क्लॉज ही नहीं आता। कंपनी को जो रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने जितना मांगा उसी हिसाब से डिविडेंड देगी आपको। क्योंकि देखो कंपनी ने आपसे 5 रुपए मांगे, कंपनी ने व्यापार में कितने लगाए 5 रुपए, तो उसको जो रिटर्न मिला वो रिटर्न भी 5 के हिसाब से मिला होगा। कंपनी ने व्यापार में पैसा भी 5 के हिसाब से कमाया होगा, तो आपको डिविडेंड भी 5 के हिसाब से देगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज। ये जो हमने आज कवर अप किया पूरा पार्ट, इसमें जो हमने नोट्स अकाउंट्स वाला पार्ट पढ़ा वो आप लोग बैलेंस शीट और सारा पार्ट आप खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके सीख पाएंगे, जिससे आपके छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।